बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां नहीं होती बोझ, एक रिटायर पटवारी की सच्चाई, एक पिता का अभिमान। हरिशंकर एक मेहनती और ईमानदार पटवारी थे। पूरे जिले में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। गांव के लोग कहते थे, हरिशंकर बाबू तो वो आदमी है जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम भगवान के नाम पर करते हैं। उनके पास जमीन का अच्छा खासा ज्ञान था। गांव का कोई गरीब हो या अमीर, हर किसी का काम वो न्यायपूर्वक करते थे। हरिशंकर के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां सुरेखा, मीना और राधिका, 2 बेटे सुरेश और रमेश। बेटियां उनसे बेहद प्यार करती थी। वो जब दफ्तर से घर आते थे तो तीनों बेटियां उनके सिर से टोपी उतारती, थकान का हाल पूछती और माँ के साथ मिलकर चाय नाश्ता परोसती। घर एक मंदिर लगता था, सब हंसते गाते थे, एक साथ खाना खाते थे। बेटों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया गया। हरिशंकर की सोच थी, बेटा ही नाम रोशन करेगा। बेटियां भी पढ़ने में तेज थी, लेकिन उन्हें सिर्फ अच्छा घर देखकर ब्याह देने की योजना थी। उन्होंने बेटियों की पढ़ाई इंटर तक रोक दी, जबकि बेटों को शहर भेजा। समय बदला। सुरेखा की शादी एक छोटे कस्बे के अध्यापक से हुई। मीना को बैंक कर्मचारी मिला और राधिका, जो सबसे छोटी थी, उसे एक सीधे साधे किराने वाले से ब्याह दिया गया। तीनों बेटियां अपने अपने घरों में रम गई। जब भी मायके आती, घर को जैसे फिर से जीवन मिल जाता। लेकिन धीरे धीरे हरिशंकर का स्वभाव बदलने लगा। सेवानिवृत्त होने के बाद हरिशंकर को हर महीने अच्छी पेंशन मिलती थी। बेटों की नौकरी लग चुकी थी। सुरेश रेलवे में था और रमेश किसी प्राइवेट कंपनी में। दोनों ने अपने अपने घर बसा लिए थे। सुरेश के 3 बेटे थे और रमेश के 1 बेटा और 1 बेटी। अब घर में एक अलग ही माहौल था। जहां पहले बेटियां सबकी चहेती थी, अब सिर्फ बेटा और उनके बच्चे का महत्व मिलने लगा। भाभियां ताना देती, तुम्हारे पापा तो अब सिर्फ पोतों के लिए जीते हैं। हरिशंकर भी धीरे धीरे बदल चुके थे। उन्हें लगता था कि अगर बेटियां आई तो खर्च बढ़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। उन्हें यह ख्याल सताने लगा कि कहीं उन्हें कुछ देना न पड़ जाए। अगर कोई बेटी अपने बच्चों के साथ आ भी जाए तो वह उनसे सीधा मुंह बात तक नहीं करता। एक बार मीना गर्मियों में आई तो दरवाजे पर ही बोले, क्यों आई हो? अब तो अपना घर है ना, वहीं रहो। मीना चुपचाप आंगन के कोने में बैठ गई। उसकी बेटी ने जब दादाजी से मिठाई मांगी तो उन्होंने झिड़कते हुए कहा, घर समझ रखा है क्या? त्योहार थोड़ी आना है। माँ सब समझती थी। वो धीरे धीरे बेटियों को रसोई में ले जाकर रोटियां सेकने में मदद करने को कहती। माँ बीमार रहती थी, लेकिन बेटियों से मिलकर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती थी। हरिशंकर को अब हार्ट की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने आराम, पौष्टिक खाना और दवाइयाँ लेने को कहा, लेकिन वो दवा नहीं लेते। कहते, बिल्कुल ठीक हूँ, फालतू खर्चे नहीं होंगे। पेंशन का एक एक पैसा वह जोड़ते रहते, सिर्फ बेटों के नाम। एक दिन राधिका ने फोन किया, बाबा, मैं इस बार गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ आना चाहती हूँ। हरिशंकर चिल्ला उठे, घर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम्हारे बच्चों की आवाज से सर चकराता है। फोन रखते हुए राधिका की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, बस देर तक मोबाइल स्क्रीन देखती रही। उधर हरिशंकर की हालत बिगड़ती जा रही थी, पर बेटियां नहीं आ सकती थी। डर, अपमान और तिरस्कार ने उनके कदम रोक दिए थे। बेटियों की चुप्पी, पिता का गुरूर। हरिशंकर की पेंशन हर महीने समय पर आती थी। बैंक की पासबुक में रकम जुड़ती जाती थी, लेकिन घर का माहौल उससे ज्यादा गरीब होता जा रहा था। बेटों के लिए वो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते। एक डायरी में लिख रखा था, सुरेश के लिए 50 लाख, रमेश के लिए 50 लाख। इस हिसाब से उनके खर्चे करने की कोई मंशा नहीं थी। दवा लेने की जगह नमक और गर्म पानी का इलाज मानते। डॉक्टर कहता, हरिशंकर जी, ये दिल की बीमारी है, मजाक नहीं। लेकिन हरिशंकर कहते,
दवा खाकर क्या होगा, मरना तो सबको है। बेटियां माँ की तबीयत की खबर सुनकर बहुत परेशान होती। मीना ने एक दिन अपने पति से कहा, चलो ना माँ से मिलाते हैं। लेकिन पति ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिताजी तो बात तक नहीं करते, वहाँ जाओगे तो अपमान ही मिलेगा। मीना चुप रह गई। सुरेखा की भी यही स्थिति थी। उसका बेटा बार बार कहता, मम्मी चलो ना नाना जी के घर, गर्मियों की छुट्टियां है, वहाँ का आंगन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुरेखा के दिल में एक चुभन थी। बताती वो अपने बेटे को कि नाना जी के घर अब सिर्फ पोते पोतियां ही स्वागत के हकदार हैं, बेटियां नहीं। राधिका जो सबसे छोटी थी, सबसे ज्यादा संवेदनशील थी। जब वो पिता को याद करती, उसकी आंखें भर आती। कभी उसके गले में झूलती थी, अब उन्हीं के डर से उनका नाम तक लेने में कतराती थी। उसने कई बार कोशिश की, एक खत लिखें, दिल की बात कहें, लेकिन हर बार कलम कांप जाती। माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। उन्हें डायबिटीज, बीपी और गठिया जैसी बीमारियां घेर चुकी थी। वे भी चाहती थी कि बेटियां आएं, कुछ समय साथ बिताएं, लेकिन हरिशंकर उन्हें कह देते, तू ही बुला ले अपनी बेटियों को, मेरे लिए तो ये पराई हो चुकी है। सुरेश और रमेश को समय नहीं था। सुरेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। उसका घर नया बना था, खर्चे बहुत थे। रमेश ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। दोनों आते तो सिर्फ पैसे की बात करते। पापा, आपने जो जमा किया है वो किस फॉर्म्स में है, फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग? हरिशंकर को लगता था बेटों ने तो पूछ लिया, इसका मतलब उन्होंने मेरा योगदान समझा। लेकिन बेटियां वो तो पूछती भी नहीं। उन्हें ये नहीं दिखता कि मैंने क्या जोड़ा उनके भाइयों के लिए। इधर बेटियां पूछती थी तो सिर्फ माँ की सेहत के बारे में, पिता की तबीयत के बारे में। पर माँ डरते हुए भी सच बोल देती, बेटा तेरे पापा अब बहुत अकेले हो गए हैं, मगर उन्हें समझना मुश्किल है। राधिका एक दिन अपनी बेटी के साथ रो रही थी। बेटी ने पूछा, मम्मी नाना जी मुझसे बात क्यों नहीं करते? राधिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, शायद वो थक गए हैं जिंदगी से। सच तो ये था कि हरिशंकर की जिंदगी से नहीं, बेटियों के प्रेम से भाग रहे थे। उन्हें लगता था बेटियों से मोह रखना खर्च करने की पहली सीढ़ी है, और खर्च वो तो उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी थी। सारे परिवार में हंसी खुशी की तैयारी थी। बच्चों की छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन सुरेखा, मीना और राधिका तीनों अपनी ममता को छुपाए अपने बच्चों के सामने मुस्कुरा रही थी। राधिका की सास ने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी खराब है, जाओ मिलाओ। राधिका की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, अगर सिर्फ माँ होती तो कब की चली जाती, पर वहाँ तो एक दीवार है जो अब सिर्फ बेटों का रास्ता देती है। बेटियां तो टकरा कर गिर जाती है। हरिशंकर को अब अकेलापन खलने लगा था। माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। बेटों को फुर्सत नहीं थी। अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अब देखभाल बहुत जरूरी है। पिता फिर भी बेटियों को नहीं बुलाना चाहते थे। उन्हें डर था, अब बुलाया तो लोग कहेंगे बेटों से नहीं हुआ तो बेटियां आई। उनके लिए इज्जत का मतलब अब भी बेटों से था, भावनाओं से नहीं। गर्मियों की तपती दोपहर थी। आंगन में पड़ी चारपाई पर हरिशंकर लेटे हुए थे। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, मगर उनके दिल की बेचैनी कोई हवा नहीं ठंडा कर पा रही थी। माँ की तबीयत अब और बिगड़ गई। हाथ पैरों में सूजन, बोलने में तकलीफ, आंखों में बुझी बुझी सी रोशनी। बेटों को फोन किया गया। माँ की हालत नाजुक है। रमेश बोला, पापा मेरी मीटिंग्स चल रही है, जैसे ही फ्री होता हूँ आता हूँ। सुरेश ने कहा, अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ नहीं हुई, मैं कैसे आ पाऊँ? हरिशंकर फोन नीचे रखकर माँ के पास बैठे। उनकी आंखों में पहली बार एक डर था।
कहीं वो सचमुच अकेले तो नहीं रह जाएंगे। अगली सुबह डाकिया आया, एक पुराना पीला लिफाफा लाया जिस पर नाम लिखा था, प्यारे बाबूजी का नाम, आपकी सबसे छोटी बेटी राधिका की ओर से। हरिशंकर ने पहली बार किसी खत को इतने ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते। मैं ये भी जानती हूँ कि हम तीनों बेटियाँ आपके लिए एक बोझ बन चुकी हैं। आपने कभी नहीं कहा, लेकिन हमने सब महसूस किया है। बाबूजी, क्या आपको याद है जब मैं छोटी थी और डर जाती थी तो आपकी गोद में छुप जाती थी? आपने हमेशा कहा मेरी राधू सबसे बहादुर है, पर आज आपकी राधू डरती है, आपसे नहीं, आपके खामोश इनकार से। मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए कुछ नहीं जोड़ना चाहते, ना सही, लेकिन बाबूजी, क्या एक बार बिना हिसाब के हमें गले नहीं लगा सकते? माँ की तबीयत के बारे में सुनकर रात रात भर नींद नहीं आती। मैं आना चाहती हूँ, बहुत आना चाहती हूँ, लेकिन वो दरवाजा बंद है जिसे आप ही ने बंद किया है। क्या माँ की बीमारी उस दरवाजे को थोड़ा खोल नहीं सकती? आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, सिर्फ आपका एक शब्द, आ जाओ। आपकी राधिका। हरिशंकर की आंखें पहली बार नम हो गई। उन्होंने चुपचाप खत को 2 बार पढ़ा, फिर उसे तय करके अपनी जेब में रख लिया। माँ की तरफ देखा जो अब लेटी थी, चुपचाप एकटक छत को निहारती हुई। शाम को उन्होंने पहली बार खुद फोन उठाया, सबसे पहले राधिका को मिलाया। घंटी बजी और फिर कांपती आवाज आई, हेलो। हरिशंकर बोले, राधिका, घर आ जाओ, माँ बहुत कमजोर हो गई है। कुछ पल खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ से एक टूटी आवाज आई, बाबूजी, क्या आपने खुद बुलाया है? हाँ बेटा, खुद बुलाया है। इसके बाद उन्होंने सुरेखा और मीना को भी फोन किया। शब्द कठिन थे उनके लिए, मगर भावों ने मदद की। अगर आ सकते हो तो आ जाओ, माँ की तबीयत सच में खराब है। 2 दिन बाद तीनों बेटियां अपने अपने बच्चों और पतियों के साथ घर आई। आंगन में सन्नाटा अब आवाजों से भर गया। राधिका भागकर माँ के गले लग गई। मीना ने माँ के पैरों को छुआ और सुरेखा ने धीरे से उनका माथा सहलाया। हरिशंकर एक कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि घर तब घर बनता है जब उसमें बेटियां हंसती है। उनके पोते पोतियां दौड़ दौड़ कर आंगन में खेल रहे थे। माँ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तीनों बहनें माँ के लिए खाना बना रही थी। राधिका माँ के पास बैठी थी, उनकी नब्ज देखती, दवा देती। हरिशंकर अब भी कुछ नहीं बोलते, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रात को राधिका उनके कमरे में गई, डरते डरते कहा, बाबूजी, माँ की दवा खत्म हो गई है, कल ले आऊं। हरिशंकर ने पहली बार सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। यह एक छोटी सी बात थी, पर राधिका के लिए यह बहुत बड़ी थी। जैसे वर्षों की बर्फ किसी एक धूप से पिघल रही हो। एक पिता को अपनी बेटियों की अहमियत धीरे धीरे समझ आने लगती है, लेकिन समय अब भी उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। जब बहुएं बोली, अब ये बेटियां कब जाएंगी? हरिशंकर के घर की रौनक लौट आई थी, कम से कम कुछ दिन के लिए। आंगन में बच्चों की किलकारियां, रसोई में पकते व्यंजनों की खुशबू, माँ के माथे पर हाथ रखती बेटियां, सब कुछ जैसे वर्षों पुरानी किसी खोई हुई तस्वीर की तरह वापस आ गई हो। पर घर के हर आंगन की एक सच्चाई होती है, दीवारों में भी छुपा दर्द, मुस्कुराहटों के पीछे छुपी तानों की तलवार।
तीसरे दिन दोपहर को जब बेटियां माँ को खाना खिला रही थी, बहू रीना, बड़े बेटे सुरेश की पत्नी और दूसरी बहू कविता, रमेश की पत्नी, रसोई के कोने में खड़ी बातें कर रही थी। रीना बोली, देखो तो जरा, जैसे पूरा घर इन बेटियों का हो गया है। रसोई भी हमसे पहले ये संभाल लेती है। कविता फुसफुसाई, हाँ, और पापा जी भी अब इनसे बात कर रहे हैं। हमें तो महीनों हो गए, एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ चाहिए या नहीं। रीना ने तीखे स्वर में कहा, अब कब जाएंगी? ये 4 दिन हो गए। आने का मन तो कर लिया, जाने का भी बना ले। यह बात राधिका ने सुन ली। वो चुपचाप बाहर आकर बैठ गई। उसे कुछ नहीं कहना था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, बेटियों के लिए मायके का मतलब सिर्फ माँ बाप होता है, लेकिन ससुराल वालों के लिए मायका मेहमान होता है। उसी रात जब बच्चे सो गए थे और माँ को दवा देकर सुला दिया गया, राधिका आंगन में अकेले बैठी थी। हरिशंकर ने देखा, उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा शांत। हरिशंकर ने पहली बार धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ राधिका, घर की याद आ रही है? राधिका मुस्कुरा दी, घर तो यही है बाबूजी, पर लगता है अब यहाँ हमारी जगह नहीं रही। हरिशंकर चुप रहे। फिर अचानक राधिका ने पूछा, बाबूजी एक बात पूछूं? हरिशंकर ने सिर हिलाया। आप हमें इतना क्यों दूर करने लगे थे? हम भी तो आपकी ही अपनी थी ना। हरिशंकर कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, डरता था अगर पास आने दूंगा तो खर्च करना पड़ेगा, और मैं जोड़ता रहा बेटों के लिए और आपके हिस्से की मोहब्बत। राधिका की आंखें छलक गई। उसे क्यों काटा आपने? हरिशंकर ने कुछ नहीं कहा। वो उस पल भीतर से कांप गए। सारा जीवन एक भ्रम में जीते रहे, सोचते रहे बेटों के लिए जोड़ेंगे तो बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब दोनों बेटों ने सिर झुका लिया। रमेश अब भी बाहर था, माँ की बीमारी की सुध नहीं ली। सुरेश हर बार अपनी पत्नी की राय को आगे करता। बहुएं रसोई से लेकर आंगन तक ये जताती कि बेटियां अब मेहमान है। अगले दिन बेटियां वापस जाने की तैयारी करने लगी। माँ ने राधिका का हाथ पकड़ा, थोड़ा और रुक जा बेटा। राधिका ने माँ की हथेली को चूमा। मन तो करता है अम्मा, लेकिन वहाँ भी बच्चे हैं और यहाँ अब जगह नहीं बची। हरिशंकर ने पहली बार कहा, रुक जा बेटा, तुझे देखने के बाद ऐसा लगने लगा है कि अब तो तुझसे ज्यादा कोई अपना नहीं बचा। राधिका की आंखें भर आई। अब अस्पताल की दीवारों ने सच बोल दिया। हरिशंकर अब बहुत कमजोर हो चले थे। एक सुबह उठते ही उनकी छाती में तेज दर्द उठा। राधिका तो जा चुकी थी। मीना और सुरेखा भी अपने अपने घर लौट गई थी। घर में सिर्फ रीना और कविता थी और दोनों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त। हरिशंकर की चीख सुनकर दौड़ते हुए सुरेश आया। पापा क्या हुआ? सीने में दर्द बहुत तेज। सुरेश घबरा गया। डॉक्टर को फोन किया, रमेश को भी कॉल किया, मगर उसने फिर वही कहा, अभी मैं फील्ड में हूँ भैया, आप संभालो। बड़ी मुश्किल से हरिशंकर को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरे से बाहर नहीं है, हार्ट अटैक के लक्षण तो भर्ती करना पड़ेगा। रीना झुंझलाई, अब ये खर्चा कहाँ से आएगा? पेंशन तो वैसे ही हम लोग मैनेज करते हैं। कविता बोली, सही कहा दीदी, बेटियां तो आराम से गई, अब सब हमें देखना पड़ेगा। बेटियां दूर थी, लेकिन खबर जैसे ही पहुंची, तीनों राधिका, मीना और सुरेखा अगले दिन सुबह अस्पताल में पहुंच गई।
राधिका सीधे डॉक्टर से मिली। डॉक्टर बोले इनकी हालत अभी स्थिर नहीं है, दवाओं की ज़रूरत है, नियमित निगरानी चाहिए। मीना ने बिल लिया और कहा जो भी खर्च होगा हम तीनों बांट लेंगे। सुरेखा ने माँ को गले लगाया। अम्मा चिंता मत करो, हम सब हैं। सुरेश और रमेश एक तरफ बैठे थे। सुरेश का चेहरा थका हुआ था, चिड़चिड़ा था और रमेश आते ही कहा देखो अब तो बहनों ने संभाल ही लिया तो हम क्या करें, हमें भी तो काम है। राधिका ने उन दोनों की तरफ देखा। पापा के लिए आपने जोड़ा ना सब कुछ, अब वो खर्च नहीं होगा तो कब होगा? सुरेश गुस्से से बोला अब ताने मत मारो बहन जी, खर्च भी हम ही करें, सेवा भी हम ही करें। मीना ने धीरे से कहा हम ताने नहीं मारते भैया, बस सवाल उठाते हैं जो पापा ने कभी हमसे नहीं किए। अस्पताल में भर्ती हरिशंकर बिस्तर पर पड़े सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। राधिका पास आई, उनका हाथ पकड़ा। बोलिए बाबूजी, हम तीनों यहीं हैं, क्या चाहिए? हरिशंकर ने कांपती आवाज में कहा बेटा, मैंने जिंदगी भर बेटों को अपना सब कुछ समझा, पर जब मौत पास आई तो मेरा हाथ थामने सिर्फ तुम तीनों आई। मुझे माफ कर दो। तीनों बेटियां रोने लगी। माँ भी बगल में बैठी थी, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। 3 दिन बाद हरिशंकर की हालत सुधरने लगी। बेटियां रोज अस्पताल आती, दवा लाती, खाना घर से बनाकर लाती। बेटों को बस रविवार को समय मिलता और वो भी झुंझलाकर आते। हरिशंकर अब हर दिन अपनी बेटियों को देखते। जब मीना पंखा झेलती, राधिका पैर दबाती और सुरेखा हंसते हुए कुछ पढ़कर सुनाती, तब उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। बेटियां खर्च नहीं होती, बेटियां संजोती है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां भगवान की नेमत होती है। जब पिता ने कहा मेरी जमीन पर अब मेरी बेटियों का नाम भी होगा। हरिशंकर की अब घर लौट चुके थे। अस्पताल से वापसी के बाद उनका मन बदला हुआ था। चेहरा शांत और आंखों से पछतावे की गहराई साफ नजर आती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अक्सर छत की ओर देखा करते थे, जैसे हर ईंट से माफी मांग रहे हो। तीनों बेटियां राधिका, मीना और सुरेखा अब भी बारी बारी आ रही थी। माँ की सेवा में वो पहले से ही समर्पित थी, लेकिन अब पिता की दवा, खान पान और हर छोटी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती थी। सुरेश और रमेश को ये सब अखरने लगा था। एक दिन सुरेश ने रीना से कहा बहनों को देखो, जैसे यहाँ की मालकिन बनकर बैठी हैं। अब पापा भी बस उन्हीं की सुनते हैं। रीना बोली तो ठीक है, एक काम करो, पापा से कहो कि अब जमीन जायदाद भी उन्हीं को दे दो। ये बात हरिशंकर के कानों तक पहुंच गई। उन्हें गहरी चोट पहुंची। अगले दिन उन्होंने नोटिस भेजकर तहसील में अपने नाम की जमीन को बेटियों के साथ बांटने की अर्जी दे दी थी। तहसील कार्यालय अगले सप्ताह रमेश और सुरेश को जब खबर मिली कि पापा जमीन के हिस्सेदारों में बेटियों के नाम भी दर्ज करवा रहे हैं, तो दोनों दौड़े दौड़े पहुंच गए। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? सुरेश चिल्लाया। तीनों बेटियां भी ईसा, अब क्या हमारे बच्चों को भूखा मारोगे? रमेश की गरज पड़ा। आपको तो बेटियों का ही ख्याल है, अब जो दिन रात आपके पास नहीं थी। हरिशंकर ने शांति से उनकी ओर देखा। जब मैं बिस्तर पर था, जब सीने में दर्द उठ रहा था, तब कौन पास था? किसने मेरा सिर सहलाया? दोनों बेटे चुप। तुम्हें जमीन की चिंता है, मुझे उस ममता की चिंता है जिसे मैंने बरसों ठुकराया।
अब मुझे अपने कर्म सुधारने दो। ये बेटियां ही मेरी असली दौलत है। गांव में हड़कंप मच गया। पटवारी हरिशंकर ने बेटियों को जमीन में हिस्सा दे दिया। भला बेटियों को कौन जमीन देता है? लेकिन बेटियां तो वही थी जो पिता के साथ अस्पताल में थी। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हरिशंकर का निर्णय समाज के लिए मिसाल बन गया है। उसी शाम हरिशंकर ने तीनों बेटियों को बुलाया। आज तुम तीनों से एक वादा लेना चाहता हूँ। क्या बाबूजी? सुरेखा बोली। जब मैं नहीं रहूँगा तब भी एक बार गर्मियों की छुट्टियों में इस आंगन में आकर बैठना, माँ के लिए, मेरे लिए, ताकि ये आंगन सूना ना हो। तीनों की आंखें भर आई। मीना ने कहा, बाबूजी, अब ये आंगन हमेशा जीतेगा, क्योंकि अब इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, रिश्तों का बीज बोया गया है। हरिशंकर की जिंदगी अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी, पर अब वो सुकून से जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने जीवन के सबसे बड़े ऋण को चुका दिया था, बेटियों की उपेक्षा का। अब जब भी वो आंखें बंद करते तो उनके सामने सिर्फ राधिका की मुस्कुराहट, मीना की सेवा और सुरेखा की बातें होती। जब बेटियों ने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की, हरिशंकर की तबीयत अब रोज ब रोज गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ज़्यादा दिन नहीं है, जो भी मिलना हो मिल लो। लेकिन इस बार हरिशंकर डर में नहीं, सुकून में थे। तीनों बेटियां उनके पास थी, सेवा में, स्नेह में, और हर क्षण उनके मन के और पास। एक दोपहर जब हल्की धूप आंगन में उतर रही थी और घर में एक गहरी खामोशी थी, हरिशंकर ने तीनों बेटियों को पास बुलाया। बेटियां, उनकी आवाज़ अब धीमी पर स्थिर थी। मैंने बहुत देर कर दी, पर क्या तुम मेरी एक आखिरी बात मानोगी? राधिका, मीना और सुरेखा पास आकर बैठ गई। राधिका ने उनके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। बोलिए बाबूजी। जब मैं चला जाऊंगा तो इस आंगन में मुझे मत छोड़ना, मेरी चिता उसी आंगन में बनाना, और जब राख बचे तो थोड़ा सा आंगन की मिट्टी में मिला देना, ताकि जब तुम सब गर्मियों की छुट्टियों में आओ तो मैं यहीं रहूं, तुम्हारे बीच। बिना कुछ कहे तीनों की आंखों से आंसू बह निकले। सुरेखा धीरे से बोली, बाबूजी, आप तो हमेशा यहीं रहेंगे, चाहे मिट्टी में हो या हमारे मन में। कुछ दिन बाद हरिशंकर की अंतिम सांसें बहुत शांत थी। उन्होंने आंखें बंद की तो उनके चेहरे पर एक आत्मिक मुस्कान थी, जैसे कोई जीवन भर का ऋण चुका था। गांव भर में चुप्पी थी, लेकिन आंगन में बहुत कुछ हो रहा था। राधिका ने माँ की साड़ी से बाबूजी का चेहरा ढका। मीना ने माँ का सहारा पकड़ा और उन्हें आंगन में बिठाया। सुरेखा ने अपने पति से कहा, लकड़ियाँ मंदिर से लाइए, बस बाबूजी को यहीं विदा करना है। और सचमुच उस दिन गांव के इतिहास में पहली बार किसी पिता की चिता उसकी बेटियों ने सजाई, आग दी और अपने हाथों से उनकी राख आंगन की मिट्टी में मिला दी। कुछ महीने बाद गर्मी की छुट्टियां आई। वो आंगन जहां कभी तानों की गूंज थी, अब बेटियों की हंसी से भर गया। बच्चे दौड़ते रहे, माँ की खटिया पर बैठकर रोटियां सेकती रही और तीनों बहनों ने पेड़ की छांव में बैठकर पुराने किस्से दोहराए। मीना बोली, तू याद है बाबूजी जब राधिका को पतंग उड़ाने नहीं देते थे और फिर खुद ही सबसे ऊंची पतंग ले जाते थे? सुरेखा हंसी, अब लगता है बाबूजी को भी बस हमारा प्यार चाहिए था, पर वो कह नहीं पाए। राधिका ने मिट्टी की ओर देखा। अब वो
कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं। हरिशंकर की बेटियां ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की, न सिर्फ एक चिता के रूप में बल्कि एक आंगन को रिश्तों से फिर से भरकर। अब वो आंगन सिर्फ एक घर का हिस्सा नहीं था, वो एक भाव था जहाँ एक पिता ने सीखा कि बेटियां बोझ नहीं, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कोई भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करना कि वो अपने पियर आना ही बंद कर दे। अपनी बेटियों की शादी करो तो ये समझ के करना, उनको पराई समझकर मत करना। उनको बुलाते रहा करो हर गर्मियों की छुट्टियों में, उनसे बात करते रहा करो जिससे उनको लगे कि हमारे पिता हैं, हमारी माता है। नहीं तो माँ बाप पहले ही पराया कर देते हैं बेटियों को, सिर्फ वो अपने बेटों से मतलब रखते हैं। प्लीज़ जो भी मेरी इस कहानी को सुने, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो तो मुझे कमेंट्स करके डालें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बेटियां बोझ नहीं होती।